नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कक्षा 9वीं का कृतिका से पाठ 2 मेरे संग की औरतें। कक्षा 9वीं में सीबीएसई के द्वारा पहला पाठ इस जल प्रलय में और एक अंतिम पाठ कि आखिरकार मैं क्यों किस प्रकार हिंदी में आया, ये दोनों पाठ आपके पाठ्यक्रम से काट दिए गए हैं। तो मेरे संग की औरतें जो पाठ है वो लिखा गया है मृदुला गर्ग के द्वारा। और यहाँ पर मैं पाठ करने से पूर्व आप लोगों को थोड़ा सा लेखिका का परिचय देना चाहूँगी। मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 ईस्वी में हुआ था, 1938 में हुआ था। और उनकी जो रचनाएं हैं मुख्य वो हैं उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित कोबरा, कठ गुलाब, संगति विसंगति, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल आदि। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, इस पाठ को करने से पूर्व मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पाठ का सारांश बताऊंगी कि इस पूरे के पूरे पाठ में जो लेखिका है उन्होंने अपने परिवार का वर्णन यहाँ पर किया है कि किस प्रकार वो अपने नानी से, अपनी माँ से, अपने परिवार के सदस्यों से प्रभावित थी या किस प्रकार का माहौल जो है वो उनके घर पर था। तो यही सब बताया है लेखिका ने इस पाठ में। तो बेसिकली मुख्यतः ये क्या है, लेखिका द्वारा लिखा गया ये एक संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरण क्या होता है कि जिसमें अपनी यादों को लेखक के द्वारा या लेखिका के द्वारा पिरोया जाता है। तो अब ये जो आपका पहला गद्य है, मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया, असली बात समझ में आई। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के रहन सहन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ को की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोल कर कभी बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने इस पाठ में तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति से भी परिचित कराया है। तो यहाँ लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि वह अपनी नानी को देख नहीं सकी थी क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। किसकी माँ? लेखिका की माँ की। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए विदेश। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में करा दें। और उनकी इच्छा अनुसार लेखिका की मां का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया भी गया, जिसका जिक्र अभी आएगा यहाँ पर। कि अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो।
फरमाबदार होता है कि जो साहबों का आज्ञाकारी हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर वह अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो देखिए, यहाँ पर लेखिका ने बताया कि उनकी जो नानी थी, उन्होंने सादा जीवन जिया। वे रात भर जाकर मतलब जो है आगे की जो बात उन्होंने बताई कि उनको साड़ी पहननी नहीं आती थी, आगे के पैराग्राफ में आएगी ये चीज़, कि वो उनका जो जीवन था, उन्होंने अपने नाना के विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, विदेशों की आबो हवा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो यहाँ पर लेखिका ने ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में उसकी नानी जो थी वो आज़ादी प्रिय थी, और वास्तव में यही एक आज़ादी का अगर सच्चा पर्याय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो आज़ादी की सच्ची पर्याय थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दिया, और बिल्कुल ही वो खुले तरीके से अपने हिसाब से उन्होंने अपने जीवन को जिया था। खैर, इस साल मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। जी हाँ, उसकी माँ की शादी जो है वो हो चुकी थी, और उसके पिताजी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चक्कर खा जाती। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। देखिए, यहाँ पर कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताई है कि उनके जो परिवार का माहौल था वो भी बहुत बढ़िया था। उनकी दादी ने लेखिका की माँ के साथ कभी भी बहू वाला बर्ताव नहीं किया। उनकी माँ को जो है वो साड़ी पहनने नहीं आती थी, वो रात भर साड़ी बांधने का अभ्यास करती थी, और लेखिका जी की जो माँ थी वो कमज़ोर शरीर की थी, और उनकी दादी भी कि उनको कभी भी परेशान नहीं करती थी किसी भी चीज़ के लिए। क्यों नहीं कि उसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। एक तो उनके जो परिवार का रौब था, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सबसे अंग्रेज़, सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने जिसके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होगी। जी हाँ, वो कहते हैं कि उनका परिवार तो साहबों वाला परिवार था। सब लोग उन्हें बहुत मानते थे, जैसे कि गांधी नेहरू के परिवार को माना जाता था। उनके अंग्रेज़ों के साथ भी अच्छे संबंध थे, तो इसलिए उनके पिताजी को यहाँ पर थोड़ा सिरफिरा बताया गया है कि इसके बावजूद भी उन्होंने एक आज़ादी पसंद सिरफिरे लड़के के साथ, जो हमेशा ही आंदोलनों में भाग लेता था, उसके साथ उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी रोमांचक उपकथाएं थी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी खास शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वो परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी, और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो भी हमेशा लीक से हटकर काम करती थी, उनकी दादी भी लीक से हटकर काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी माँ थी
उनकी सभी लोग जो है राय लिया करते थे। भले ही वो घर के कामों में इतनी ज़्यादा समझ नहीं रखती थी, वो घर के काम भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनका सलाह मशवरा लिया जाता था। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि उनके घर में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। इसके बाद मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, हाथी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। जी हाँ, उनकी माता को काम करने का इतना अभ्यास नहीं था, उनसे कोई भी काम नहीं करवाता था। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि उनकी माँ को तो सिर्फ एक हाथी की संज्ञा दी गई है, जिसे बस देखो और खुश रहो। तो वो कहती हैं कि जब मेरी माँ आई और उनसे जब कोई काम नहीं करवाया जाता था, तब मुझे ये बात समझ में आई कि वास्तव में इसका अर्थ होता क्या है। पर ठोस काम करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, वह अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछ कर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उनमें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। तो देखिए यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा कि भाई जो उनकी माँ थी वो बेशक सादा जीवन जीती थी। सबसे बड़ी बात कि वो घर में किताबें पढ़ती थी, साहित्य चर्चा करती थी, संगीत सुनती थी, और उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और अगर किसी ने उनको कोई बात बता दी तो वो उसे गोपनीय रखती थी। और यही कारण था कि उनका जो है घर के साथ साथ बाहर भी काफ़ी सम्मान किया जाता था। तो यहाँ भी लेखिका ने यही कहा कि जो मेरी माता जी है उनसे कोई भी काम नहीं बन पड़ता था, उनकी अरुचि भी थी और उनसे करवाया भी नहीं जाता था। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मान मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। जी हाँ, वो झूठ नहीं बोलती थी तो घर के परिवार के सदस्य उनका आदर करते थे, और अगर वो किसी की बात को गोपनीय रखती थी तो इससे बाहर वाले उनका सम्मान करते थे। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, यानी कि उनके पिताजी ही वो सारे काम करते थे जो उनकी माँ को करने चाहिए थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। तो देखिए यहाँ पर लेखिका ने ये बताया कि भाई उनके घर में जो है बिल्कुल निजत्व यानी कि प्राइवेसी जो है वो बना के रखी जाती थी, कोई किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ता था। इतना बड़ा परिवार होने के कारण भी ये निजत्व का ही असर था कि लेखिका जो थी वो 3 बहनें और एक उनका जो छोटा भाई था वो भी लेखक बन गया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फसल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक अपरिग्रह होता है बेटा दूसरों पर दया करना, कि सनक बिरादरी संग्रह ना करना किसी चीज़ का, परिग्रह होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा ना करना। जैन समाज में
परिग्रह की सनक बिरादरी से बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने भी अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर, यानी कि नियम से, बदस्तूर माने पूरे नियम के साथ प्रतिदिन मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू इस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो लेखिका की एक परदादी थी वो भी हमेशा लीक से हटकर काम करती थी, कि वे फालतू के सामान को एकत्र करने के बजाय उन्हें दान दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और सभी को बता भी दिया। तो क्या हुआ कि सभी लोग हैरान रह गए कि ऐसा भी कभी कोई करता है। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में एक नहीं बल्कि 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक। अब ये अगला किस्सा। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया यानी कि पूरा भौगोलिक स्थिति को भांप कर उस कमरे में दिमाग लगा कर आया था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पीला? माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के। चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा। प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा न, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया होगा। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर और चाहे तो तू खेती। अब देखिए, यहाँ पर ये बताया कि जब वो चोर घुस आया था तो उसकी जो माँ जी थी वो सो रही थी। उनकी आँख खुल गई। चोर डर गया। तो क्या हुआ कि उन्होंने चोर को भी पानी पिलाया और खुद भी, और उनकी ये जो नेक सलाह थी
ये पाकर जो है चोर ने भी चोरी करना छोड़ दिया और वो उन्हीं के यहाँ पर खेती करने लगा। यहाँ पर बताया भी गया है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांच धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो भला मानुष बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बूढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो ये देखिए कि दोनों उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। इसे दुर्योग ही कहेंगी लेखिका। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स काराम जॉब, जी हाँ, ये जो है उपन्यास था। तो ये लेखिका ने बताया कि कई अंश थे इसके जो लेखिका ने बार बार पढ़े। जब उसको टाइफाइड बुखार था तो उसे बाहर नहीं जाने दिया, तो उनके पिताजी ने ब्रदर्स काराम जॉब नामक उपन्यास दे दिया उन्हें। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। तो यहाँ पर उनको जो है वो काफ़ी शौक़ था इस चीज़ का, किताबें पढ़ने का। तब कुछ देर, मतलब एक मानसिक रोग अगर कह दिया जाए तो भी यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनको लगता था कि उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए हमेशा। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने और उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जॉब मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गई। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के उस पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। तो देखिए यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि वो उस उपन्यास को काफ़ी उसने प्रभावित किया लेखिका को, और उन्हें ये चीज़ें काफ़ी समझ में भी आई। इसके बाद वो कहती है, माँ जी का मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी 4 बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। देखिए वो ये कहती हैं कि बेशक हम लड़कियाँ थी, अक्सर ये कह दिया जाता था कि लड़कियों का पैदा होना बुरा माना जाता था, लेकिन यहाँ पर लेखिका कहती है कि हम कभी भी इस हीन भावना का शिकार नहीं हुई कि हम लड़कियाँ हैं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। देखिए मंजुल भगत भी एक लेखिका रही हैं क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया और बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हैं, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती।
उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात ज़माने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि इस बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची, अचला और राजीव फिर इसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। तो देखिए यहाँ पर लेखिका ने बताया कि भाई अपनी नानी दादी और ये सब उन्होंने बहनों के बारे में कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहन मंजुल थी, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ पर लेखिका ने जब ये कहा कि मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया, और दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद की 2 बहनें रेनू और चित्रा भी जो है वो लेखन के कार्य से बची रही, लेकिन सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेज़ी में लिखने लगी और छोटा भाई राजीव जो है वो हिंदी में लिखने लगा। इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे कि कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो भी कोई रचना लिखता है तो उसकी आलोचना की जाती है। तो उन्होंने कहा कि चलिए कम से कम कोई घर पर तो आलोचना नहीं करेगा, बाहर वालों की ही झेलनी पड़ेगी। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर, लेखिका बहनें सवा शेर, यानी कि जवाब देने में। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। यानी कि सामंतशाही क्या होता है बेटा यहाँ पर, कि भाई अपने आप को जो है बहुत बड़ा दिखाना। उस समय सामंत प्रथा जो है काफ़ी प्रचलित थी, पर का प्रतीक था जो शायद था, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का, काम से निवृत्त कर देना, फ्री कर देना। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेनू पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा धीरे धीरे करके चलती आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया था, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। मतलब उसे ये जो तर्क दिए गए उसे ये बहुत सही कारगर तर्क नहीं लगे, न रेनू को और न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेनू ने बीए कर तो लिया, सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक लेखिका ने बताया कि उनकी जो बहन रेनू थी वो नहीं करना चाहती थी बीए, लेकिन पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने बीए कर लिया, और खुद को वो करने की बजाय वो दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। कम अंक आए और उससे पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो अधिक अंक ले आते थे। वह काफ़ी दृढ़ निश्चयी थी। तीसरे नंबर पर है, फिर उन्होंने कहा कि वो बात बात में ही जो है सबको हंसा दिया करती थी। फिर बात आती है चित्र, और दूसरा ये है कि उन्होंने जो शादी है वो भी अपने पसंद के लड़के से ही की थी। तीसरे नंबर पर है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी, सॉरी ये चित्रा की बात है, रेनू की नहीं, कि वो औरों को जो है
पढ़ाया करती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा, यानी कि जो उससे पढ़ने आते थे उनके अंक हमेशा उससे ज़्यादा आते थे। और यहाँ सब पता चलता उसकी शादी का वक्त आया तो उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का ऐलान कर दिया कि करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, यानी कि लड़के को भी नहीं पता था कि ये तुमसे शादी करना चाहती है। पर उम्र का कहना था, वह जो सोच लेती थी उस करके रहती थी। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया, यानी कि जो वहाँ पर वो भी जो है लेखिका बन गई। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। यहाँ पर लेखिका ये कहती है कि भले ही उनके विचार नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को अंत तक निभाए रखा। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी और अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया में रही जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ पर। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराई मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि बिहार के डालमिया नगर में जहाँ पर मर्द और औरतें भी जो है वो एक दूसरे का से पर्दा करते थे, वहाँ पर भी उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि जो लोग वो अलग अलग बैठते थे, एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने मर्दों और औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राज़ी किया और जितना भी पैसा वहाँ से इकट्ठा किया वो राहत कोष में दे दिया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, यानी कि मैंने अपनी प्रार्थना की, आग्रह किया कि हम गैर क्रिश्चियंस को भी पढ़ा सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 बरसों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता है कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गई। तो उन्होंने कहा कि वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया और बाद में उन्होंने वहाँ के लोगों की मदद से एक स्कूल खोला जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी और कर्नाटक सरकार से उसे जो है मान्यता भी दिलवा दी। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है।
पर सब कुछ कर लेने पर भी मैंने अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तलों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब, यानी कि किसी के पास भी सही जवाब नहीं था किसी के पास। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था, तो रेनू को 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। तो देखिए, लेखिका सोचती थी कि शहर में जब हम अकेले हों तो भी मंजिल की तरफ बढ़ते जाने का मज़ा भी कुछ और ही है। तो इस पाठ के बाद हम लोग इसके प्रश्न उत्तर जारी रखेंगे। धन्यवाद।